तो दो कोश हमने ऊपर वाले पहले पढ़ चुके थे, वो कौन कौन से थे? अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। अब हम आते हैं थर्ड, मनोमय कोश। अब ये कोश बहुत अधिक इम्पोर्टेंट कोश है, क्योंकि जितने भी अभी प्रेजेंट में रिसर्च वर्क चल रहे हैं वो सारे के सारे इसी पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो ये ऐसा कोश है कि ये सेंटर में है। आप देखिए, इसके पहले दो कोश हैं, इसके बाद में दो कोश हैं, तो ये एक सेंटर ब्रिज की तरह काम करता है, सारे कोशों को आपस में जोड़ने का। दूसरा, एनर्जी को ये बुद्धि से जोड़ता है, क्योंकि इसके एक साइड क्या है? प्राणमय कोश है, जो कि क्या किस तरह से बना हुआ है? पूरा एनर्जी से बना हुआ है। और इसके बाद वाला कोश क्या है? विज्ञानमय कोश, जहां पर बुद्धि की या इंटेलिजेंस की प्रेजेंस होती है। तो ये जो दोनों को, एनर्जी और बुद्धि को जोड़ता है। और आपने हमेशा ये कभी कभी देखा होगा अपने यहाँ कि आप कोई काम, मान लीजिए कोई भारी चीज आपको उठानी है, एक भारी बहुत बड़ा पत्थर है, वो आपको जगह से हटाना है, वो नहीं हट पाता है। आप बहुत एनर्जी लगाते हैं, बहुत एनर्जी, लेकिन यदि उसमें आप थोड़ा सा लॉजिकली बुद्धि लगा लेते हैं तो आप इजीली उसको अकेले हटा लेते हैं। होता है कि जैसे उसको खसकाने की बजाय हमने उसको लुढ़का दिया, या उसमें एक लीवर जैसा कोई डंडा या कुछ फंसा के और उसको उठा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसे काम जिनको हम असंभव मानते हैं, वो जब ऊर्जा और बुद्धि दोनों आपस में मिलते हैं तो वो करना भी पॉसिबल हो जाता है। और चूंकि ये कोश इन दोनों का ब्रिज है, ऊर्जा का और बुद्धि के बीच का ब्रिज है, तो ये कोश एक ऐसा कोश है कि जिसमें बहुत सारी शक्तियां भरी हुई हैं, और इस कोश को हम जागृत करके ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं कि जो हमको लगता है कि करना असंभव है। और मनोमय कोश जो है, ये इसमें क्या चीजें रहती हैं? ह्यूमंस की फीलिंग, इमोशन, उसके थॉट प्रोसेस, उसकी थिंकिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें किसमें रहती हैं? मनोमय कोश में। मनुष्य जो भी सोचता है, जो विचारता है, जिस तरह के उसमें इमोशंस आते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति होता है कि अगर किसी पर कोई क्रुएलिटी हो रही, मान लो कोई एक मूवी चल रही है, ठीक है ना, और वहां पर जो विलेन है वो एक क्रुएलिटी का कोई सीन आ रहा है, तो वो उसको एंजॉय करता है। और एक व्यक्ति वो होता है कि जब ऐसा कोई क्रुएलिटी का सीन चलता है तो वो उसके साथ वेदना में, उसके दुख में करुणा से भर जाता है। तो ये दोनों इमोशन व्यक्तियों में पॉसिबल हो सकते हैं कि किसी की दुख पीड़ा से कोई आनंद ले ले, और किसी की दुख पीड़ा को देख के कोई करुणा से भर जाए। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मालूम क्या है? बताइए, आप लोग किसी को मालूम है? जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, मोस्टली वीडियो गेम में देखिए क्या होता है? शॉट करना, शूट करना, पंच करना, दूसरे को मारना, किसी को मार के उसका पावर ले लेना। महसूस किया है कि मोस्टली जो बच्चों के वीडियो गेम होते हैं उनमें यही चीजें होती हैं। और वो उस इमोशन से उनके अंदर, या उस एक्शन से उनके अंदर क्या इमोशन क्रिएट होता है? करुणा का होता है क्या? एंजॉय का होता है। अरे एक मार गया, ये भी मारो, वो भी मारो, रिवॉल्वर भी मेरे हाथ में, शायद यही शब्द रहते हैं बच्चों के। तो उससे क्या होगा कि जब ये इमोशंस बहुत अधिक जागृत होंगे या बार बार जागृत होंगे, तो ये क्या करेंगे? मनोमय कोश को क्षीण करते जाएंगे, कमजोर करते जाएंगे। और यही कारण है कि आप देखिए कि जब इस तरह के कोई बच्चे रहते हैं तो वो कोई भी तरह के हारने वाली प्रवृत्ति उसके सामने आती है कि वो हार गए हैं, या सपोज किसी चीज में बहुत अधिक एडजस्टमेंट करना है, तो आप देखिए वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, उस इमोशन को।
सेकंड, जब ये मनोमय कोश में चेतना रहती है तो वो एनिमल स्टेज में रहती है। अभी जब चक्र आएंगे तब आपको चेतना समझ में आएगी कि किस तरह से वो ऊपर उठती है चक्रास में। तो एनिमल स्टेज में होने के कारण एनिमल स्टेज की चेतना का क्या है? खाना, पीना, सोना और अपने वंश को बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति करना, बस यहीं तक उसकी रिक्वायरमेंट। उसके माइंड पर प्रोग्रामिंग का पावर नहीं है। जो प्रोग्राम करके उसको भेजा है वो बस उतना ही करेगा। लेकिन जो ह्यूमन है उसके पास ये पावर है कि वो अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। और वो क्षमता भी कहाँ से आती है? मनोमय कोश से। जब वो इसकी चेतना को एनिमल स्टेज से ऊपर उठाता है और ह्यूमन मानव चेतना या देव चेतना तक लेके जाता है। और ये कब संभव होता है? जब ऊर्जा और बुद्धि का मिलन होता है। अब देखिए, मनोमय कोश तीसरा कोश है और अन्नमय और प्राणमय दोनों क्रिया प्रधान है। और इन दोनों की जो क्रियाएं होती है उसका संचालन कौन करता है? मनोमय कोश करता है। और इसीलिए इसको शारीरिक आत्मा भी कहा गया है। अब ये मनोमय कोश वो है जहाँ व्यक्ति की सारी मानसिक गतिविधियां चलती हैं। उसके मन के जितने भी, जिसको चाहे हम प्रपंच बोलो या मन की जितनी भी कार्य विधियां हैं, जितनी मन की सोच है, जितना भी चेतन अवचेतन मन की अनुभूति है, वो सारी चीजें इसी कोश में होती हैं। अब यदि इसको हम वैज्ञानिक भाषा में देखें तो ये जैव चुंबकत्व है, मतलब बायोमैग्नेटिक है। और बायोमैग्नेटिक है तो जो पृथ्वी के वातावरण में जो भी गामा, बीटा, लेजर, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड जो भी होती हैं किरणें, ये जो बहुत अलग अलग, ये है तो एनर्जी, और ये एनर्जी के ही अलग अलग रूपों में ये एक्टिवेट होती हैं। तो इन सब को मिलके जो एक फील्ड बनती है उसको बायोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, और उसके रूप में ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो जो प्रभा मंडल होता है, जिससे ऑरा, हमने प्राण में कोश में पढ़ा था कि ये ऑरा को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस ऑरा में ब्राइटनेस, डेंसिटी या उस ऑरा की क्लीनिंगनेस कैसी होगी वो किस पे डिपेंड करता है? मनोमय कोश पे। और साथ ही ये क्या करता है कि जो पूरी ह्यूमन बॉडी है उसको मैग्नेट में, जैसे दो पोल होते हैं ना, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, सभी ने मैग्नेट को इतना तो जानकारी सभी को होगी, तो हम सब करके बताएं, है ना। तो ये जो है पूरी ह्यूमन बॉडी को दो पोल में डिवाइड कर देता है। तो उसका जो सहस्त्रार होता है, मतलब कौन सा? ऊपर वाला हिस्सा, वो कौन सा हो जाता है? नॉर्थ पोल। और जो स्पाइन की टेलबोन साइड वाला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है? या पैरों वाला हिस्सा, साउथ पोल। तो ये पूरे जो ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म होता है उसका पूरी तरह से उस एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल मनोमय कोश होता है। इसमें आप लोगों ने एक चीज और हमेशा सुनी होगी कि जब आप सोते हैं तो आपको उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये भी आप लोग सबने देखा होगा, चुंबक के यदि दो सेम डायरेक्शन को लाओ तो वो दूर भागेंगे, और यदि एक नॉर्थ और एक साउथ को लाओ तो वो क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट होंगे और चिपक जाएंगे। तो जब हम सिर, चूंकि हमारा उत्तर ध्रुव है और उसको हम दक्षिण की ओर करके सोते हैं, तो क्या होता है कि वो स्मूथ सर्कुलेशन होता रहता है, रिपल्सन नहीं होता है। बल्कि कई कई जगह तो ये भी बोला है कि अगर उत्तर में सिर करके आप सोते हैं तो आप यम का आवाहन करते हैं। शास्त्रों में इस तरह की चीजें भी कही गई हैं। तो सबसे अच्छा जो सोने की कंडीशन होती है वो क्या होती है कि दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना, उत्तर की तरफ पैर, या मान लीजिए इसमें पॉसिबल नहीं है तो पूर्व की ओर सिर करके सोना।
अब इसका जो परिष्कार होता है या मनोमय कोश को हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, तो उसका पूरा कंट्रोल मन के हाथ में होता है। मन में जितने भी विचार चलते हैं, जितनी भी इमोशंस चलते हैं, जितनी भी वहां पर थिंकिंग्स चलती हैं, सोच चलती, वो सारी चीजें, चिंतन मनन विचार, सारी चीजें मन में चलती हैं। और जैसी वो चीजें चलती हैं वैसे ही व्यक्ति का मनोमय कोश होता है। अब यदि मान लीजिए वो बहुत नेगेटिव चल रही है तो मनोमय कोश की एनर्जी किस साइड जाएगी? नेगेटिव साइड। यदि पॉजिटिव चल रही है तो पॉजिटिव साइड जाएगी। और इसको परिष्कृत कैसे कर सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और उसके अलावा इसकी क्रियाएं कौन सी हैं? जप, त्राटक, ध्यान। ये 3 क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम मनोमय कोश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जब ये मनोमय कोश एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब क्या होता है? जो आपने नाम सुना होगा टेलीपैथी, है ना, दूरदर्शन, दूर श्रवण, सम्मोहन, हिप्नोटिसाइज करना, ये सारी चीजें संभव हो जाती हैं करने के लिए। अब हम आते हैं अगले में, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश चौथा है और इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब ये होता है कि जो ये बोध करा दे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और इसमें ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि इसमें रहती है। और इसमें बुद्धि का जागरण होता है और वो स्वयं को पहचानने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरी चेतना आत्म चेतना है। और ये शुद्ध चेतना से मिलने के लिए या परम चेतना से मिलने के लिए लगातार प्रयासरत में है। और मुझे इस साइड ही आगे जाना चाहिए, मतलब अविद्या और अहंकार का जो विद्यमान तत्व है उसे वो कम करने की या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगता है। देखिए कल बात हो रही थी ना कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। तो इसमें देखिए मैटर जो होता है वो सबसे पहले ऐसा माना गया था कि ये अगर ये एक एटम है तो ये सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग का। लेकिन अब ऐसा माना गया है कि इसके अंदर भी फर्मियन, बेसॉन, क्वार्क, लेप्टॉन, ये सारे बहुत सारे तरह के फोटॉन के बारे में भी हमने पढ़ा था, ग्लूऑन, हिग्स बोसॉन। तो ये जो है अंदर इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं वो इन एनर्जी से बने होते हैं। तो अब साइंस ने एटम से भी जो छोटा पार्टिकल है कि एटम्स किस एनर्जी से बने हैं उसकी भी खोज कर ली है। और उसी को क्वांटम साइंस कहते हैं। अब विज्ञान में कोश का परिष्कार कैसे कर सकते हैं? सोहम साधना से, स्वर योग से और ग्रंथि भेद से। इसके बाद हम आते हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वो है जो 5वां आवरण है और जहाँ आत्मा का निवास माना जाता है। और जैसे कि यहाँ नाम से ही है कि यहाँ पे सिर्फ आनंद का प्रभाव रहता है और आनंद के अलावा और कोई चीज की उपलब्धि यहाँ नहीं रहती है। तो यहाँ पर जब इस आवरण में पहुंच जाती है चेतना तो आत्मा को आनंद, शांति, सुविधा, स्थिरता, निश्चिंतता और अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। और यही कोश है जो मानवीय चेतना को अहम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, सोहमसि, शिवोहम आदि की अनुभूति करा देता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ये अनुभूति करा देता है कि जो मैं हूँ वही परमात्मा है और वो अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ आगे ले जाता है और उसमें विलीन कर देता है, जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति भी कहते हैं। अब आनंदमय कोश में चूंकि आनंद है तो वहां आदि व्याधि नहीं होगी, सबसे स्वस्थ होगा। अब आदि व्याधि 2 शब्द योग में बहुत यूज होते हैं। तो जो शारीरिक रोग होते हैं वो व्याधि होते हैं और जो भी मनोवैज्ञानिक मतलब न्यूरोसिस या मानसिक अशांति के कारण जो व्याधि हुई है वो आदि के रूप में होती है। तो आदि मतलब हो गए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और व्याधि हो गए सोमेटिक डिसऑर्डर।
अब हम आते हैं चक्र पे। देखिए ये बहुत लॉन्ग है तो इसको मैं थोड़ा फास्ट और थोड़ा शॉर्ट में लूंगी, तो आप लोग ध्यान से देखते जाएं। जो ह्यूमन बॉडी में 7 चक्र होते हैं मेन, जिनको कि षट चक्र के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं को साइकिक सेंटर भी कहा जाता है। अब ये इस तरह से 7 चक्र होते हैं, जिसमें मूलाधार, सारे ये चक्र की उपस्थिति जो है स्पाइन पे मानी गई है। और चक्र का अर्थ होता है कि किसी चीज का गोल घूमना, इसी को इंग्लिश में प्लेक्सस कहा जाता है। इसके अलावा चक्र एक चक्रवात को भी कहा जाता है, कि जैसे पानी गोल गोल घूमता है ना, भंवर टाइप का बनाता है, और उसमें जो वेव्स होती हैं वो ऐसे गोल करंट के रूप में घूमती रहती हैं, और हर चीज को वो कहाँ खींचती हैं, नीचे की ओर। तो उसे भी चक्र माना गया है। और ऐसा माना गया है कि जो 72,000 नाड़ियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जो कि पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं, वो कई जगह पर बहुत डेंस होके वर्लपूल बनाती हैं। तो जहां पर वो वर्लपूल बनाती हैं वहां पर चक्र को माना जाता है। और ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चक्र हैं, 120 या 121 शायद चक्र, मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है, लेकिन जो मेन चक्र हैं वो 7 माने जाते हैं। अब चक्र को आपने जितना भी हम डायग्राम चक्रों के बनाएंगे सब लोटस पे बनाएंगे। तो लोटस को ही क्यों लिया है, क्योंकि लोटस जो होता है वो 3 स्तर का माना जाता है। सबसे पहले तो उसका बीज कीचड़ में रहता है, तो उसको अज्ञान का स्तर माना गया है। फिर धीरे धीरे वो कीचड़ से ऊपर निकलकर पानी की सतह तक आता है, तो ये आकांक्षा प्रयास का स्तर माना गया है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो पानी से ऊपर आकर पूरी तरह पल्लवित हो जाता है, तो उसे प्रबोधन का स्तर माना जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें कि आध्यात्मिक लेवल पर इसे लोटस को ही लिया जाता है, और ये जो तीनों स्तर हैं, अज्ञान, प्रयास, आकांक्षा और प्रबोधन, ये तीनों स्तर को ये पार करता है। इसी तरह से जीवात्मा का, कि जब तक वो सांसारिक प्रपंच में गिरी रहती तो वो अज्ञानता के स्तर पे रहती है। फिर उसकी बुद्धि जागृत होती है और उसका जो विज्ञानमय कोश है वो थोड़ा सा एक्टिवेट होना शुरू होता है। तो फिर वो प्रयास और आकांक्षा करता है कि मैं इस दलदल से निकलूं, और अपने प्रयासों से वो ऊपर जाके मोक्षगामी हो जाता है, जो कि प्रबोधना। तो इसलिए ये कमल से ही इसकी तुलना की गई है। अब ये जो चक्र हैं, ये स्पाइन है, ह्यूमन स्पाइन। तो ऐसा बोला गया है कि इसके बिल्कुल भीतरी भाग में यदि इस स्पाइन को तिरछा काटे तो एक कमल के जैसी आकृति दिखती है, स्लेटी रंग की, ग्रे कलर की, और उनसे नर्व फाइबर आगे ऊपर नीचे जाते दिखते हैं। उन्हें चक्र की डेफिनेशन या चक्र की कैटेगरी में रखा गया है। अब योग के हिसाब से हम क्या मानते हैं कि 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। नाड़ी में आपने पढ़ा था कि बहुत सारी नाड़ियां होती हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो मूलाधार चक्र से जब ये नाड़ियां निकलती हैं, तो एक तरफ से बाएं तरफ से ईड़ा, दाएं तरफ से पिंगला निकलती है, और ये एक दूसरे को इस तरह से स्पाइरल काट करते हुए दिख रही है आपको इसमें। ये ऊपर जाकर आज्ञा चक्र पर मिलती है। मैम स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आ रहा है दीदी, आ रहा है मैम। तो देखिए ये जैसे पेंसिल होती है ना, कि पहले उसकी एक कोटिंग होती है, फिर वुडन होती है, फिर अंदर ग्रेफाइट होता है। तो ये जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, एक तो हो गई ईड़ा, एक पिंगला, जो ऐसे स्पाइरल मूलाधार चक्र से चलती है और आज्ञा चक्र पर मिल जाती है। बीच से सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल सीधी जाती है, और ये सुषुम्ना नाड़ी को हम इमेजिन करें कि बिल्कुल एक पेंसिल है। तो उसकी जो कलर कोडिंग है ऊपर की,
वो क्या हो गई, वज्र नाड़ी। फिर उसके अंदर जो वुडन है वो हो गया चित्राणी, और उसके अंदर जो लेड है वो हो गया ब्रह्म नाड़ी। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी 3 नाड़ियां हैं, और जो सबसे अंदर ब्रह्म नाड़ी है, इस ब्रह्म नाड़ी के अंदर चक्रों की स्थिति बताई गई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जैसे ह्यूमन जो है वो शुरू से तो ह्यूमन था नहीं, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, और वो ह्यूमन में आज जो होमोसेपियंस हम है वो धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस, काफी वर्षों के चेंजेस होते होते हम इस पोजीशन में आए हैं। तो जब ये ह्यूमंस इस तरह की यात्रा कर रहा था, तो उस समय ह्यूमंस का शारीरिक ही नहीं, उसकी चेतना का भी विकास हो रहा था, और उसकी चेतना का ही जब विकास होते होते वो होमोसिपियन तक आया, तो उसके ब्रेन पर उसका इतना कंट्रोल हो गया कि वो अपने मन को प्रोग्राम कर सके, और धीरे धीरे उसके जो चक्र हैं वो जागृत होते गए। अब चक्र का एक ही कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए, जैसे हमने बात की थी कि एक पाश्विक चेतना, मानवीय चेतना और देव चेतना, 3 चेतना की अभी हम बात करते हैं। तो 100% जो पाश्विक या एनिमल कॉन्शियसनेस होगी वो क्या होगी, सबसे नीचे होगी। उसके ऊपर क्या आएगी, मानव चेतना। उसके ऊपर आएगी देव चेतना। ठीक है, तो ये इसी तरह के चक्रों का भी क्रम होता है। जो एनिमल कॉन्शियसनेस होती है उसमें भी 7 चक्र होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे ऊपरी चक्र होगा वो कौन सा होगा, मूलाधार। मूलाधार के नीचे 6 चक्र होंगे। ठीक है, तो जो अगर पशु योनि में कोई भी है तो उसकी चेतना मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर उठ सकती है, मूलाधार चक्र तक। फिर जब हम मानवीय चेतना में आते हैं तो सबसे निचला चक्र कौन सा हो जाता है, मूलाधार, और सबसे ऊपर क्या हो जाता है, सहस्रार। तो मानवीय चेतना मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर उठ सकती है, सहस्रार तक। लेकिन वहीं जब हम देव चेतना में या दैविक चेतना में आते हैं तो उसका सबसे निचला चक्र क्या होगा, सहस्रार, और ऊपर 6 चक्र होंगे। तो वहां से सहस्रार से और ऊपर चेतना उठेगी। तो जैसे ये एक पाश्विक और एनिमल और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का बताया गया है। मूलाधार लास्ट चक्र होता है एनिमल्स में, और उसके नीचे क्या होते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, और सबसे नीचे पाताल। तो ये जो 7 चक्र है इन्हीं को 7 नरक भी बोला गया है, आप लोग को यदि ध्यान हो तो इनकी चेतना मैक्सिमम मूलाधार चक्र तक जा पाएगी। और मूलाधार चक्र तक हमारी चेतना क्या है, हमारे जो नेचुरल इंद्रिय जन्य जितने भी काम है बस वो कर पाना। मूलाधार पे जब तक हम रहते हैं तब तक हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जब मूलाधार से ऊपर उठते हैं तब हमें स्वविवेक या स्वबुद्धि बुद्धि जागना शुरू होती है। और ऐसे ही ये सहस्त्रार चक्र से यदि ऊपर देखें तो ये डिवाइन चक्रास होते हैं, जो कि देवी चेतना के प्रतीक होते हैं। तो अगर इस तरह से हम देखें तो ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और प्योर कॉन्शियस माइंड, तो इनके जो देवीय चेतना के जो चक्र होते हैं वो क्या होता है, साइट कॉन्शियसनेस, ये पांचों सेंस जो कॉन्शियसनेस होती है वो होती है। उसके बाद माइंड कॉन्शियसनेस, मानस कॉन्शियसनेस, अलाय कॉन्शियसनेस, और उसके बाद बुद्धा नेचर, और फिर अमला कॉन्शियसनेस, जहां पर वो प्योर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, मतलब देवत्व को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे अतल, वितल, रसातल 6 इसमें एनिमल कॉन्शियसनेस में थे, ऐसे ही डिवाइन कॉन्शियसनेस में भी ऊपर के होते हैं। ये एक पिक्चर है, ये बहुत अच्छा है कि जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती है, पीक पे पहुंचती है, तो वैसे वैसे हम कैसे अवेयर होते हैं। देखिए, जैसे छोटा बच्चा है
उसका तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस एक्टिवेट ही कम से कम 2-3 महीने बाद होता है। और जब कॉन्शियस एक्टिवेट होता है तब वो एनवायर के प्रति अलर्ट होता है। उसमें ये चेतना जागृत हो जाती है कि हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसमें बिहेवियर आता है, उसकी चेतना थोड़ी और बड़ी ऊपर होती है। और उसमें फिर ये आता है कि करना तो क्यों करना, क्या करना, कैसे करना किसी भी काम को। फिर जब वो थोड़ा और उसकी चेतना बड़ी होती है तो उसमें कैपेबिलिटी आती है कि किसी भी चीज को कैसे करें, और अगर इस कैपेबिलिटी से हम कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे करें। फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज और बिलीव आते हैं। वो अपने आसपास के एक्सपीरियंस और सबसे सीखता है और उसमें वैल्यूज और बिलीव बनते हैं। फिर वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि उसमें धीरे धीरे जब वो और होता है कि मैं कौन हूँ, मेरे आने का यहाँ पर क्या पर्पस है, पर्पस और आगे आता है मैं कौन हूँ, इसका उसमें एक ज्ञान शुरू हो जाता है। और लास्ट आता है पर्पस, कि क्या मेरे आने का क्या उद्देश्य है, क्या अचीवमेंट करना है मुझे। इसको भी थोड़ा सा समझ लें, ये बहुत इससे रिलेटेड नहीं है बट यूज का है। कि जब कोई भी चीज हम शुरू करते हैं जानना, ठीक है, तो पहले स्तर पर हम क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बहुत बार दिया है, फिर भी एक बार और देती हूँ। जैसे सपोज आप कभी आपने ना कार देखी है ना उसमें बैठे हैं कभी भी, तो आप किस स्टेज पे हैं, अनकॉन्शियस, इनकम्पिटेंट। आप में अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज है, कार जैसी कोई चीज है, इसमें हम बहुत आराम से अच्छे से बैठ के और जर्नी कर सकते हैं। आप तो वो बस में ही स्ट्रगल कर रहे हैं और उसी को मान रहे हैं कि वही एक सोल्यूशन है। अब आपने किसी की कार देखी, आप बस से जा रहे थे, बाजू में कोई कार से निकला तो आपको लगा कि अरे ये तो बड़ी कंफर्टेबल चीज है। तो अब क्या हो गया कि आपकी अवेयरनेस उस चीज के प्रति हो गई, आप कॉन्शियस हो गए, लेकिन इनकॉम्पिटेंट है अभी भी। अब वो सपोज आपके एक फ्रेंड ने एक कार खरीद ली, तो उसने बोला आओ जरा बैठ के देखो कैसा लगता है, जर्नी करते हैं। और आपने उसमें जर्नी की तो आपको लगा अरे बस में तो मैं इतना परेशान होता था, कार में कितनी कंफर्टेबल थी, पता ही नहीं चला कि ये 2 घंटे कैसे निकल गए। और अब आपने उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो जब ये स्टेज आती है, अब आपकी क्या स्टेज आ गई है कि आप उस चीज के बारे में कॉन्शियस भी हो गए हैं और कॉम्पिटिट भी हो गए हैं। और आप लगातार उस चीज को आप सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में यूज करें, हमारी रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी करें, ये सारी चीजें। अच्छा, ये कंडीशन जब आती है ना, ये कॉन्शियस और कॉम्पिटेंट, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो थॉट आपका यहाँ रहता है वो आपके आरएएस में चला जाता है। आरएएस अभी हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब आरएएस में जाता है ना तो वो एक्टिवेट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको, आप यहाँ इस स्टेज पे आ गए, आप सोचते कि एक कार खरीद ही लूं मैं। आप शोरूम में जाते हैं और आप मान लीजिए एक ऑल्टो रेड कलर की पसंद करके आते हैं और विचार बनाते हैं कि यही खरीद लेंगे। अब आप देखिए जब आप रोड पे चलेंगे तो आपको हर दूसरी तीसरी कार वही दिखेगी। फील किया है क्यों? क्योंकि वो थॉट आपके आरएएस में जाके एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो इस स्टेज पर क्या होता है कि हमारा आरएएस एक्टिवेट हो जाता है और आपने वो कार खरीद ली, कार चलानी सीख ली, कार चलानी शुरू कर दी। अब शुरू में क्या होगा, आप बहुत अलर्ट मोड पे रहेंगे कि अभी ब्रेक लगाना है, अभी गियर बदलना है। अब जब आपने वो 6 महीने 8 महीने तक चला भी ली कार, तब आप किस मोड पे आएंगे, उसके रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो जाएंगे कि कोई सामने आया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मेरे पैर से मेरे को ब्रेक पे ले जाना है और वो दबाना है। तब आपकी लर्निंग की क्या कंडीशन आ जाएगी, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो हमेशा लर्निंग की ये 4 पोजीशंस होती हैं। और जब सहस्त्रार चक्र हम पढ़ेंगे तो उसमें आरएस का जिक्र आएगा, तो वहां पर वो 3rd पोजीशन में ही हम पहुंच पाते हैं। ये देखिए, ये जो चक्रास हैं, ये हमने बताया था प्लेक्सेस होते हैं। तो
जितनी भी नर्व्स होती हैं ये भी 5 जगह पर एक ऐसा गुच्छा जैसा बना लेती हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल प्लेक्स होता है, 12 पेयर का थोरेसिक प्लेक्स होता है, 5 पेयर का लंबर प्लेक्स होता है, 5 पेयर का सैक्रल प्लेक्स होता है और एक होता है कॉक्सीप्लेक्स। और ये सब हर एक चक्र के पास में रहते हैं। तो अब देखिए कि हम दो तरह से कोरिलेट कर रहे हैं चक्र को। एक तो ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहती हैं, ठीक है, वो अभी पिक्चर आएगा। एक ये प्लेक्स रहते हैं। तो अगर जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ हाथ में ये 5 उंगली हैं, किन्हीं कारणवश एक इसमें चोट लग गई है, मूवमेंट नहीं है, तो आपकी बाकी 4 भी इफेक्ट होती हैं, है ना। आप इससे कुछ पकड़ेंगी तो आपकी ग्रिप बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो ऐसे ही कि जब 2-3 चीजें पास में है और अगर बीच में चक्र ब्लॉक हो गए या चक्र की एनर्जी ब्लॉक हो गई या कम हो गई या वो डीएक्टिवेट होने लगे, तो वहां के पास में जो नर्व प्लेक्सेस है और जो एंडोक्राइन है दोनों इफेक्टेड होंगे। और हमारी बॉडी का पूरा जो एक्शन है, जितनी भी फिजियोलॉजी है, वो किस पे डिपेंड है? एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 5 प्लेक्सेस हैं, नर्व प्लेक्सेस, जो कि बिल्कुल चक्र के पास पाए जाते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको क्लियर किया है। यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र होता है गर्दन के पीछे स्पाइन पर, तो यहाँ पर ये सर्वाइकल प्लेक्सेस है। हार्ट के पीछे अनाहत चक्र होता है, ये थोरेसिक प्लेक्सेस है। नाभि के पास मणिपुर चक्र होता है, ये लंबर प्लेक्सेस है। फिर यहाँ पर सैक्रल प्लेक्सेस के पास स्वादिष्ठान, और जो ये कॉक्सियल प्लेक्सेस है यहाँ पर मूलाधार चक्र। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि कैसे प्लेक्सेस से चक्र रिलेट करेंगे। ओके, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये भी देखिए इनकी और चक्रास की पोजीशन बिल्कुल सेम है। अगर हम मूलाधार चक्र पे जाते हैं तो वहां पर मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज होंगे, मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। अगर हम थोड़ा सा स्वादिष्ठान चक्र पे जाते हैं तो वो भी जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड है दोनों, क्योंकि दोनों में सिर्फ 4 अंगुल का फर्क है। फिर यदि हम मणिपुर चक्र पर जाते हैं नाभि के पास, तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड दोनों हैं, तो ये दोनों इफेक्ट करेंगी। अनाहत चक्र पे जाते हैं तो थाइमस ग्लैंड है। अगर हम विशुद्धि चक्र पर जाते हैं तो यहाँ थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है। अगर हम आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे जाते हैं, क्योंकि ये इनमें भी बहुत कम अंतर है, तो यहाँ पर पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारे चक्र की एनर्जी किसको इफेक्ट करेगी? सारे नर्व प्लेक्सेस और एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनसे क्या होता है? कुछ लिक्विड सीक्रेट होता है जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स कम ज्यादा होने से, बैलेंस में ना रहने से लगभग 50% बीमारियां होती हैं ह्यूमंस में। कैसे? देखिए, थायराइड ग्लैंड का यदि कम या ज्यादा हुआ सीक्रेशन तो क्या होगा? थायराइड हो गया। पेनक्रियास ग्लैंड का हुआ तो डायबिटीज हो गई, होती है ना। तो ऐसे हर ग्लैंड से रिलेटेड बीमारियां हैं जो इनके सीक्रेशन को बैलेंस ना होने के कारण ही होती हैं। अब इनके सीक्रेशन को बैलेंस कैसे करें? क्योंकि ये जो बीमारियां होती है ना, जितनी भी इससे रिलेटेड, इसमें मोस्टली जो एलोपैथी सब्सक्राइब करती है वो सब्स्टिट्यूट देती है उस हार्मोन्स का। जैसे डायबिटीज है तो इंसुलिन ले लें, है ना। जिसको थायराइड है तो वो थायराइड ले लें बाहर से। तो जो सपोर्टेड हार्मोन्स है उसकी जगह सपोर्टेड हार्मोन्स लेना हेल्दी कंडीशन नहीं है। तो हेल्दी कंडीशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस जगह पर जो चक्र है उसकी एनर्जी को कम या ज्यादा करना पड़ेगा या बैलेंस करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो रहा है तो हमको उस चक्र की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि हार्मोन सीक्रेशन कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और यदि वो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस जगह पे जो चक्र है उसका एनर्जी लेवल हाई है, तो वो आपको कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारे जो हैं वो कोरिलेट करेंगे। अब मूलाधार चक्र पर आते हैं। ये चूंकि सबसे लोएस्ट चक्र है तो ये थोड़ा सा, और इसमें कुंडलिनी भी रहती है, नाड़ियां भी रहती हैं, तो इसमें थोड़ा सा अधिक टाइम हमें शायद लग पाएगा। अब देखिए, ये जो मूलाधार चक्र है ये सबसे टेल बोन के टिप पर रहता है। मतलब अभी अगर आप जहाँ बैठे हुए हैं तो आपकी जो टेल बोन की टिप फ्लोर को या चेयर को टच कर रही है, उस जगह पर ये मूलाधार चक्र होता है। और यहाँ से ये 3 नाड़ियां निकलती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। एक इस तरह से ये ईड़ा, पिंगला स्पाइरल हर चक्र पे मिलती हैं। ये स्वादिष्ठान चक्र पे फिर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, डायरेक्शन चेंज करेंगी। ये मणिपुर चक्र, ये अनाहत चक्र, ये विशुद्धि चक्र, और फाइनली ये आज्ञा चक्र पे तीनों मिल जाएंगी। और बीच में जो येलो दिखाई गई है ये सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये 3 नाड़ियों का आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये जो 3 नाड़ियां हैं ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है उनको रिप्रेजेंट करती है। तो जो ईड़ा, पिंगला है ये किससे रिलेटेड है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। और जब तक ये बैलेंस रहेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तब तक ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी परफेक्ट रहेगी। ठीक है? कैसे? देखिए, यदि मान लीजिए आप भागना शुरू करते हैं और आपकी जो 1 किलोमीटर तक आप भागते जाते हैं, आपकी बॉडी में क्या चेंज होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। मेन चेंज यदि हम देखें तो, है ना? अब क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए हम बोलें कि 1 किलोमीटर से और आगे भी दौड़ो तो वो हार्ट बीट इतनी बढ़े कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए? नहीं, उसकी एक लिमिट होती है, वो वहीं तक रहती है। और फिर आप मान लीजिए वहां पर रुक गए, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो हार्ट बीट क्या होगी? डाउन होती जाएगी और नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है? तो ये जो हमारे शरीर की जो भी एक्टिविटी है जो कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है, उसको बढ़ाना, घटाना और बैलेंस रखना। अगर वो बढ़ गई है तो उसको घटा देना, यदि घट गई है तो बढ़ा देना, और उसको बैलेंस रखना किसका काम होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम किससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? ईड़ा और पिंगला। क्लियर हो गया सभी को? इसलिए ये दोनों नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है सुषुम्ना नाड़ी की। तो सुषुम्ना नाड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो कॉन्शियस लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। और आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से शायद कोई एक बात या आप लोगों ने भी फील किया होगा कि कई बार हम 24 घंटे में एक कुछ बोलते हैं और वो सही हो जाता है। होता है। वो कब होता है? जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। क्योंकि आप 24 घंटे में आप अपने आप को वॉच करिए, या तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगी या राइट होगी। लेकिन कुछ सेकंड ही ऐसे होते हैं कि जब दोनों एक्टिवेट होती हैं, और जब लेफ्ट और राइट दोनों एक्टिवेट होती हैं तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो जो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं उसमें हम सबसे अधिक काम किस पे करते हैं? इन्हीं दोनों नाड़ियों पे। क्लियर सभी को ये? अब देखिए, ये जो चक्र है मूलाधार चक्र, ये चूंकि पूरे भौतिक शरीर से रिलेटेड होता है और इसमें इमोशंस भी वैसे ही होते हैं, खाना पीना सोना उठना, जो एक पाश्विक या एनिमल कॉन्शियसनेस के होते हैं वही इमोशन होते हैं, क्योंकि ये सबसे निचला है। इसका तत्व क्या होता है? पृथ्वी तत्व होता है। ये रेड कलर का होता है। अब यहाँ पर हमको ये भी देखना रहेगा कि जब हम मुद्राओं का पढ़ेंगे, अब मान लीजिए मूलाधार चक्र उसका डीएक्टिव है,
सपोज, तो हम उसको पृथ्वी तत्व की मुद्रा लगा के उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिवेट कर सकते हैं, या अपान प्राण को बढ़ा के एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसी हैं, कोरिलेटेड है। अब ये मूलाधार है, मतलब ह्यूमन की रूट है ये, और उसके अस्तित्व के मूल को जो है वो शो करता है। ये कुछ इस तरह का होता है, इसका डायग्राम जो होता है मूलाधार चक्र का, और इसमें इसका बीज मंत्र लम होता है, और ये इसमें 4 पेटल होते हैं, और जिस पर स श श और व, ये 4 जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो लिखे होते हैं। अब इसमें एक चीज आप देखिएगा कि मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक में पूरी वर्णमाला एक बार लिखी हुई है। और फिर जो सहस्त्रार चक्र है, तो सहस्त्रार चक्र में क्या है, बहुत सहस्त्रों पंखुड़ी हैं, तो पूरी वर्णमाला 20-20 के चक्कर में लिखी हुई है। ठीक है। अब इसमें जो बीच में इसका वाहन है वो हाथी माना जाता है, जिसकी 7 सूंड है, और वो जो 7 सूंड है वो 7 खनिजों का प्रतीक मानी जाती हैं। अब इसमें जो हमको चीज देखना है, इसमें एक शिवलिंग माना जाता है। ये आपको दिख रहा है बीच का हिस्सा, और इस शिवलिंग में ऐसा माना जाता है कि एक कुंडलिनी है, जिसे एक स्नेक के रूप में, सांप के रूप में माना जाता है। वो 3.5 ऐसे फेरे लेके और अपना मुंह नीचे की तरफ करके सोई हुई है, जिसको कुंडलिनी शक्ति आप लोगों ने नाम सुना होगा। और ये जो 3 कुंडलिनी है, ये मनुष्य के 3 गुणों का प्रतीक है, सत, रज और तम। और जो आदि है वो ये है कि इसका आदि कुंडली को आप ऊपर की ओर करके अपना उत्कर्ष कर सकते हैं। ये वही चित्र है, इसको हम नहीं लेते हैं। अब इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो पुरुषों में कहाँ होती है, पेरेनियम के थोड़ा अंदर, जो उनका टेस्टिस होता है और एनस के बीच में। लेकिन ये लगभग वही जो स्पाइन की टिप पोजीशन आती है ना, लगभग वही आता है। और फीमेल्स में ये कहाँ पाई जाती है कि जो यूटेरस का सर्वाइकल होता है उसके पिछले हिस्से में, तो ये लगभग वहीं पर पाई जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 3 ग्रंथि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। अब यहाँ पर हमने ये जो प्लेक्सेस देखे थे, तो ये मूलाधार कहाँ पर आएगा, ये कॉक्सियल नर्व फ्लेक्स जो है उसके पास मूलाधार चक्र आएगा, और यहाँ पर सैक्रल नर्व रूट्स भी आके जुड़ते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे इजहाक, इन्होंने इस पर काफी स्टडी की, और उन्होंने ये बोला है कि ध्यान के दौरान नाड़ी तरंगों द्वारा मस्तिष्क के बाहरी हिस्से के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, ये इससे कुंडलिनी जागरण का ये एक प्रतीक है। और उनके अनुसार हृदय की धड़कन, श्वास, और जो स्कल के अंदर लिक्विड होता है, इन सब का जो क्रियाकलाप होता है उनमें एक रिदमिक प्रेशर आना और रिदमिक वाइब्रेशन होना ही कुंडली जागरण का कारण होता है। अब ये चक्र के जो सकारात्मक गुण हैं, कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति का क्या, तो अगर वो बहुत स्फूर्ति है, उत्साह है, वो डेवलप करने की, आगे बढ़ने की उसमें चाह है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चक्र सकारात्मक है। क्योंकि ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी चक्र की एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। वही ये जब पॉजिटिव होगी तो क्या होगा कि वो बहुत आलसी रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, अपने आप को ही सेंटर्ड करके अपने आप पर ही पूरा ध्यान रखेगा, और दूसरे विषयों के प्रति बहुत आसक्ति रहेगी। ये 3 ग्रंथियां हैं जो अभी आपको बताई थी। अब ये हम ह्यूमन बॉडी में देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह से होता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी को पोस्टमार्टम के समय ओपन किया जाता है, तो ये जो चक्र होता है ये कुछ इस तरह से दिखता है, कॉक्सियल
फ्लेक्सिस के पास में ये इसके इस तरह से ये 4 पेटल दिखते हैं और ये ट्रायंगल और यहाँ पर लास्ट में कुंडली में। तो ये इस तरह से इसका पिक्चर दिखता है। ये पूरा वही है। इसकी तन्मात्रा जो है वो संवेदना सुगंध है और इसकी ज्ञानेंद्री नासिका है, कर्मेंद्री एनस है। और जब इसका जागरण होता है तो ऐसा बोला जाता है कि इसके एक्टिवेट होने से एनस के चारों ओर एक ईचिंग का सेंसेशन होने लगता है, एक पल्पिटेशन फील होने लगता है और साथ ही साथ जो नाक है वो इतनी संवेदनशील हो जाती है कि वो किसी भी तरह की स्मेल को बहुत जल्दी ही ऑब्जर्व कर लेती है, फील कर लेती है। अब इसमें कुछ ऐसे दिए हैं कि आप कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे विजुअलाइजेशन की अपनी बैकबोन पे लाल रंग को करें, ग्राउंडिंग मतलब धरती से जुड़े क्योंकि इसका पृथ्वी तत्व है तो धरती से जुड़े, अपनी सुरक्षा और अपनी संरक्षा के बारे में श्योर हो कि हमारा फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर है। मुद्राएं होती हैं कुछ, इसमें इसके पिक्चर दिए हैं। इसका बीज मंत्र लम होता है तो लम को चेंट करें। जैसे आप नेचर में बहुत घूमें तो पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, उससे जुड़ेंगे। फिर एक ये कुछ एफर्मेटिव्स होते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं जहाँ हूँ शांति से हूँ। तो ये तत्व आपकी सुरक्षा को बढ़ा देते हैं, आप में असुरक्षा की भावना को कम कर देते हैं। फिर लाल रंग ज्यादा यूज करें जिनका ये कपड़े लाल पहने। फिर ग्राउंडिंग मतलब जमीन से टच में रहें तो पृथ्वी तत्व बढ़ेगा और ये जो तत्व है ये बैलेंस होगा। इसमें कुछ कुछ ये भी हैं जैसे माउंटेन, साइड एंगल, वॉरियर, स्टैंडिंग, फॉरवर्ड फोल्ड, ब्रिज, ये पोज जो हैं इसको हेल्प करते हैं मूलाधार चक्र को इम्प्रूव करने में। फिर एक ये रहता है कि आप मेडिटेशन करें और ऐसा महसूस करें कि आप जो सांस ले रहे हैं उसके साथ एक ऊर्जा एक पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पृथ्वी में जा रही है। तो इस तरह का मेडिटेशन भी, ब्रीदिंग टेक्निक्स भी हेल्प करती हैं। मेडिटेशन हेल्प करता है इसमें। कुछ मुद्राएं होती हैं तो वो मुद्राएं भी इसमें हेल्पफुल हैं और मिडिल फिंगर को इसमें बताया गया है कि अंगूठे से स्पर्श करें। फिर कुछ खाद्य पदार्थ भी चूंकि हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं तो कुछ ये जैसे लौंग है, हमारे यहाँ तो ये मार्जोलम नहीं मिलता, जैसे लौंग है, मिट्टी जैसे खट्टे स्वाद के लिए कुछ चीजें होती हैं या चाय है। तो इस तरह की जो गर्म चीजें होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। फिर कुछ खुशबुएं होती हैं जो इस चक्र को इफेक्टेड करती हैं, जैसे लोहान, देवदार की लकड़ी, मिट्टी की खुशबू, ये सब इफेक्ट करती है। अगर जमीन पर बैठकर बटरफ्लाई पोजीशन करें तो ये हेल्पफुल होती है मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की। एक रेड जेस्पर मिलता है, ये जेम्स होता है, तो उसको हाथ में लेकर अगर आप मेडिटेशन करें तो वो भी हेल्पफुल होता है। फिर एक नासिकाग्रेता जिसको अगोचरी मुद्रा कहते हैं कि नोज टिप पर फोकस करें क्योंकि इसका नासिका जो है इसकी ज्ञानेंद्रिय है। वज्रोली, सहजोली मुद्रा, नाड़ी का आपको हम बता चुके हैं। वैसे 72,000 नाड़ियां होती हैं लेकिन मुख्य नाड़ियां कौन सी मानी गई हैं? 10, और 10 में से भी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है वो मैन मानी गई हैं। और नाड़ियां क्या है? नाड़ियां मतलब नर्वस सिस्टम नहीं है, नाड़ियां वो है जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा का या एनर्जी का प्रवाह होता है। तो यहाँ ईड़ा नाड़ी को मानस शक्ति का प्रतीक माना है, पिंगला को प्राण और सुषुम्ना को आत्मशक्ति का प्रतीक माना जाता है। और इस तरह अगर देखें तो सुषुम्ना तमस का प्रतीक है और सुषुम्ना के अंदर जो नाड़ी है वज्राणी रजस का, चित्राणी सत्व का और ब्रह्म जो है ब्रह्म नाड़ी
वो चेतना का प्रतीक है और इसी ब्रह्म नाड़ी के अंदर सारे चक्रास होते हैं। ये आपको पिक्चर हम बता ही चुके हैं कि किस तरह से अंदर एक के अंदर एक नाड़ियां होती हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक है डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा। इन्होंने ये बोला कि ये जो कुंडलिनी जागरण होता है ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एनर्जी के कारण होता है और बहुत सारे वैज्ञानिक इस पे शोध कर रहे हैं। और ये जो हिरोशी मोटोयामा है इन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है चक्र यंत्र। और उससे ये जो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो जो चक्रों में गतिशील होने वाली तरंगे और प्रवाह है उनको वो नोट कर लेता है। तो उनसे पता चल जाता है कि कौन सा चक्र कितना एक्टिवेट हो रहा है। इन्होंने जो डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा इन्होंने बहुत काम किया है इस पर। अब जापान के हैं डॉक्टर नागाहामा, इन्होंने भी एक प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि जो ये एक न्यूरॉन है और इससे पूरा गुजर कर ब्रेन तक मैसेज जाने में 15 से 18 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का समय लगता है। लेकिन वहीं जब नाड़ियों से संवेदना गुजरती है तो 5 से 8 सेकंड मीटर प्रति सेकंड लगता है। तो अगर इन दोनों में आप कंपेयर करें तो ये बहुत फास्ट है नाड़ियों से जो संवेदनाएं गुजर रही हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि जो नर्व्स हैं वो नाड़ियां नहीं हैं, वो उनका भी सूक्ष्म रूप। चलिए कुंडलिनी अब हम नेक्स्ट में करते हैं। कुंडलिनी में वैसे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। लेकिन जो चक्रास हैं वो चूंकि पूरी बॉडी को एक यूनिट की तरह जोड़ते हैं तो इसलिए चक्र के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। वो चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, एनर्जी लेवल पर हर पैथी से चक्र आपको ह्यूमन बॉडी से जोड़ देते हैं। तो इसीलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। चलिए अभी किसी के क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से एक क्लास और थ्योरी की अभी लग जाएगी क्योंकि आज एक चक्र हो पाया है। अब बाकी के जो चक्र हैं 5 वो छोटे हैं। मूलाधार चक्र में चूंकि नाड़ी भी कुंडलिनी भी, तो इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा है। तो वो 5 चक्र एक दिन में हो जाएंगे। तो मंडे और हमारी एक क्लास होगी जिसमें 5 चक्र कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर उसके नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सविता जी। थैंक यू मैम। 1 घंटे के बाद डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाता है, समझ में तो आता है, पता नहीं कुछ या तो लेवल थोड़ा सा हमारा डाउन है अभी। 1 घंटे के बाद है ना वो लगता है कि बस अब नहीं। अभी आपने एक घंटे में भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ मतलब क्या स्टेमिना इतना ही बचता है। हाँ, मोस्टली मैं 50 मिनट के बाद इसीलिए बंद कर देती हूँ। 50 से 55 मिनट का टारगेट रखती हूँ क्योंकि कोई भी टॉपिक को अपन आधा नहीं छोड़ सकते। हाँ जी। तो लगता एक वो टॉपिक, इसीलिए आज कुंडलिनी चूंकि मूलाधार का ही टॉपिक है लेकिन फिर भी हमने वो नहीं छोड़ बहुत दिया। अच्छा समझ आया मैम। मैडम एक बात पूछनी थी कि आप इसका सिलेबस नोट करा दीजिए। एक्चुअली स्टार्टिंग की मेरी क्लासेस काफी सारी मिस हुई थी, तो जब आप रिकॉर्डिंग देंगे तब तो देंगे ही, उससे पहले कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत और सर्च करके पढ़ लें। देखिए हमने सबसे पहले तो पढ़ा था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था कि जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है। फिर इसके बाद में स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और इसके बाद हम यौगिक पॉइज योग और पढ़ा था, मिसअलाइनमेंट्स और अलाइनमेंट। कौन सा बोला मैडम मस्कुलर सिस्टम के बाद आपने? मिसअलाइनमेंट्स, बॉडी मिसअलाइनमेंट या पोस्चर डिफॉर्मेशन, और उसके बाद ये यौगिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, ठीक, थैंक यू मैम।
श्वेता जी, आप कुछ पूछ रही थी? मैम बहुत ही अच्छा टॉपिक था, मतलब वो जो आपने वो देवी चेतना और वो बताया, ये पता ही नहीं था कि मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं चक्र, इसके अलावा भी और भी चक्रास होते हैं। और मैम जैसे अगर हमें इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ना हो तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, मतलब कोई बुक या चक्र से कुछ? देखिए, जो चक्र थेरेपी होती है ना, वो अपने आप में एक स्पेसिफिक थेरेपी है। अच्छा। क्योंकि चक्र का क्या होता है कि जब आप चक्र की बात करते हैं ना, तो चक्र जो है वो ग्रंथियों से भी जुड़ते हैं, चक्र जो है वो कोश से भी जुड़ते हैं, है ना। चक्र एनर्जी से भी जुड़ते हैं। तो ये बहुत वास्ट है। तो चक्र थेरेपी करके भी कई बुक मिलती हैं, तो आप उस टाइप की भी कोई बुक ले सकते हैं। ओके मैम। लेकिन मैडम शुरुआत दो चीज से ही जोड़ के चलें, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक नर्वस सिस्टम। फिर धीरे धीरे उसको और जोड़ते जाएं। ओके। क्योंकि देखिए, जैसे मूलाधार चक्र है वो अन्नमय कोश से जुड़ेगा, हम्म। है ना। तो आपको मालूम हो या ना मालूम हो, अगर आप मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं, मतलब उसका इफेक्ट अन्नमय कोश पर तो होगा ही। लेकिन ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वहां हम्म। है ना। हाँ, फिर धीरे धीरे जब आपका ये चीज पूरी हो जाए, फिर आप और एडवांस में देखिए, ये कितना डीप जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि ये तो ऐसा है कि मतलब आप डीप जाते जाओ, मतलब एंडलेस है, कोई एंड है ही नहीं इसका। जैसे मुझे आज भी मैं कई चीज पढ़ती तो मुझे लगता नहीं, ये नहीं, इसको और पढ़ना चाहिए। तो ये हमारी हॉबी के ऊपर है। जैसे अभी ये जो चक्र और इसकी एनर्जी पे मैं काम कर रही हूँ, तो अभी मैंने वो डाउजिंग रॉड और वो सब मंगाया है कि उससे कैसे ये इफेक्ट होंगे। क्योंकि ठीक है, अपन कहते सुनते हैं, लेकिन खुद भी तो करके देखें। और मैम जैसे वो जो एक वो रॉड वाला एक देखा था मैंने, वीडियो आया था, जैसे एक बच्चा बुक पढ़ रहा है तो जब उसके मतलब जहां हाँ जहां चक्रास है उस पे करे तो वो मतलब वो हो रहा है कि हाँ, एक्टिव है ऐसे। तो ये देखिए, मतलब ये राइट है? मुझे लग रहा था मतलब शायद वो वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ तो नहीं नहीं नहीं, कर रहे अभी हैं। अब डाउजिंग रॉड मैंने मंगाई है ना, तो करके देख लेंगे, तो वो प्रूव हो जाएगा। यस क्योंकि मैम। आजकल ना ये पॉइंट बहुत चल रहा है कि जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हो, जैसे आप मोबाइल यूज करते, देखिए हर का अपना एक रेडिएशन होता है, रेस सबसे निकलती है ना। तो वो जब तक यूज करते हो तब तक आपके बहुत सारे चक्रास जो है वो बंद वाली पोजीशन में आ जाते हैं, उनके एनर्जी लेवल कम हो जाता है। और जब हम लगातार करते हैं, जैसे कि जो बहुत अधिक हार्ट अटैक आ रहे हैं, आप देखिएगा जेंट्स को ज्यादा है, मेल को ज्यादा है, मेल पर्सन को। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि उनका जो पॉकेट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, वो मोबाइल उसी में रखते हैं मोस्टली। तो वो जो एक हार्ट लगातार रेडिएंट होता रहता है उससे, मोबाइल से, तो उसके कारण उनके जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो रिजिड होते जाते हैं उस रेडिएशन के कारण। ओके। तो इसीलिए अभी मैंने सारे ये एपरेटस मंगाए हैं। तो अब देखते हैं, अपन सब मिलके वो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और आगे उसको भी स्प्रेड करेंगे फिर। यस मैम, वाकई में भी बहुत डीप, मतलब वो है कि आप जितना करते जाओ। लेकिन फाइनली जब तक आप एनर्जी पे काम करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप ठीक हैं, बीमार हैं, या जो भी कंडीशन में, उसका कारण एनर्जी है ना। जैसे अभी सनलाइट अभी थोड़ी कम होती है, बारिश का मौसम है, तो आप देखिए सुबह उठेंगे तो आलस आलस लगता है। हाँ, गर्मी एक में वो आप देखिए, हाँ। सुबह उठते हैं, तो वो सारी चीजें इफेक्टेड तो होती हैं। तो लाइफ को जितना आप नेचर से जोड़ते जाएं और उसके अकॉर्डिंग चलते जाएं, मतलब प्रकृति के रिदम में अपने आप को बिल्कुल मैच कर दें, वो बेस्ट होता है पोर्शन। थैंक यू मैम। निधि जी, आप कुछ बोलेंगे इसमें? बहुत सारा, क्योंकि साइंस भी था, तो शायद आप और अच्छे से उसको कोरिलेट कर पाए। मैम अभी तो आपसे सीख रही हूँ। नहीं, फिर भी आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो
मैम एक क्वेश्चन था, जैसे प्लेक्सस की बात हो रही थी, तो पहले तो हमने ये पढ़ा था ना कि प्लेक्सस चक्र नहीं होते, तो प्लेक्सस को हमने कैसे रिलेट किया है चक्रा से, समझ नहीं आया। प्लेक्सस जहाँ पर नर्व्स एक गुच्छे के रूप में होती है ना, मतलब बहुत हाँ। सारी नर्व्स जुड़ती हैं जो हमारी स्पाइन से निकलती हैं, जैसे 12 जो थोरेसिक नर्व निकली है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ नर्व्स आपस में जुड़ती हैं जो बहुत पास आ जाती हैं, डेंस हो जाती हैं, ऐसा कह सकते हैं। जुड़ती मतलब कनेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन जैसे सपोज हाथ में कुछ गई तो वो ऐसे निकलने की बजाय ऐसे होकर पास आती हैं, तब वो मूव हो पाती हैं। तो ये जो नर्व प्लेक्सेस होते हैं या जिनको हम नर्व गैंग्लियन भी बोलते हैं, तो ये साइंस में 5 ही बताए गए हैं इससे वर्टिब्रा से रिलेटेड। बाकी बहुत सारे होते हैं ये प्लेक्सेस और गैंग्लियन। मैम स्किन डिजीज के लिए हम कौन से चक्र को एक्टिवेट करेंगे, ये कैसे पता करेंगे? डिपेंड करेगा कि स्किन डिजीज ज्यादातर उसमें ना, ये जो सूर्य वेदी प्राणायाम और कपालभाति होती है ना, स्किन डिजीज के लिए वो बेस्ट होता है ना। फिर वो हो क्यों रही है, एक ये हमको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि वो किसी हार्मोन्स के सीक्रेशन के कारण हो रही है कि कुछ एलर्जी के कारण हो रही है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप एक बैलेंसिंग देना चाहें तो कपालभाति और जो सूर्य वेदी प्राणायाम होता है वो बेस्ट होता है स्किन डिजीज के लिए। चेलना जी, आपकी ना वॉइस आ नहीं रही है, मेरे में ही शायद वो रुक गया है। आप थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लीजिए, मैं जब तक दूसरे को, हाँ बोलिए, अब आएगी। अभी आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि ये जो एनर्जी है, ईड़ा है, पिंगला है, ये तो दिखती नहीं है ना, नेकेड आई से अपन को तो नहीं दिखता है ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो सूक्ष्म इसको है ये क्योंकि। हाँ, तो ये शास्त्रों में ही बढ़नी, तो वहां से अपन ने समझा, ये ऐसा ही मान सकते हैं। क्योंकि वहाँ का साइंस जो है ना वो हमसे एडवांस है। जो चीज हम आज जहाँ तक पहुंच पा रहे हैं ना वो वहाँ पहुंच चुके थे। जैसे आज हम सोनोग्राफी करते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसके अलग अलग या पर वीक के या जो भी हो, हम वो देख सकते हैं कि एम्ब्रियो की क्या पोजीशन है ना, या उसमें क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। लेकिन आप कभी भगवत पुराण पढ़िए तो उसमें हर वीक का उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से हर वीक उसमें डेवलपमेंट होता है। अब उस समय तो सोनोग्राफी थी नहीं ना, है ना, तो एक्चुअली वो साइंस ज्यादा एडवांस था कंपैरेटिवली आज। आज उस समय जो रावण पुष्पक विमान चलाता था मन से कंट्रोल करके, वो आज हम कोशिश कर रहे हैं नासा में। और उन्होंने अभी तक क्या बनाए हैं, ट्यूबलाइट्स बनाए हैं, फैन बनाए हैं कि आप मन में इच्छा करो कि जल जाए तो वो जल जाएगा, आप मन में सोचो कि ऑफ हो जाए तो ऑफ हो जाएगा। तो वहां तक वो अभी पहुंच गए हैं कि फैन बनाए हैं, ट्यूबलाइट्स बनाए हैं। तो जो पुराना साइंस है वो अधिक एडवांस है। आज जो एक वैमानिक पुराण मिलता है उसमें जो डिजाइन और स्ट्रक्चर दिए उसके बेस पर ही आज के हवाई जहाज बनते हैं पूरे। या आज जो चरवाक शायद थे ना, बहुत अच्छे सर्जन जो थे, चरक, है ना, उन्होंने जो एपरेटस यूज किए थे सर्जरी के लिए आज भी उनके डिजाइन वही है। मटेरियल चेंज हो गया है लेकिन डिजाइन वही है। तो जो पहले का साइंस था वो बहुत एडवांस था कंपैरेटिवली आज का। तो साइंस जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना उसको एनर्जी बोल देता है, बस, है ना, यही है कि बस वो लोग, ये सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनमें एनर्जी बहती है।
मतलब नर्व्स का सूक्ष्म रूप है जिसमें मतलब जो वर्टेब्रा हो गई वो अलग चीज हो, मतलब जो हाँ वर्टेब्रा से जो निकल रही हैं जो अपनी जो नर्व है, नर्व्स, हाँ नर्व्स हो गई, वो नर्व है वो और नर्व। उनका सूक्ष्म रूप नाड़ी है। नहीं, इसमें जो ईडा पिंगला अपन पढ़ते हैं ना, वो साइंस में आप पढ़ते हो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वही है ये, नहीं है ना रचना? नहीं सिंपल नहीं नहीं, एक्चुअली जो सिंपैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनमें जो नर्व होती हैं, दोनों सिस्टम नर्व से मिलके बनेंगे, है ना। कुछ नर्व से मिलके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनेगा, कुछ से पैरासिम्पैथेटिक। ये जो नर्व होती है ये हमको ज्ञान इंद्रियों से दिखाई पड़ती है, इनको हम टच कर सकते हैं। लेकिन इनका जो सूक्ष्म रूप है जिसमें एनर्जी फ्लो होती है, जो इनको एक्टिवेट रखती है, एनर्जी को आप देख नहीं सकते हैं, आप माप सकते हैं किसी भी यंत्र से, लेकिन देख नहीं सकते हैं आप एनर्जी को, है ना। जैसे मैग्नेट रखा है तो उससे वेव्स तो निकल रही हैं, वो आपको दिखेंगी क्या? नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर नॉर्थ पोल का रखा और आप साउथ पोल वाला कोई लाएंगे तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगी और साउथ पोल को अपनी तरफ खींच लेंगी। तो एनर्जी आप नहीं देख सकते हो, तो वो जो एनर्जी का फ्लो है वो नाड़ी है, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कुछ भी चीज चलना संभव ही नहीं है ना। आपके पास कार है, बिल्कुल अप टू डेट है, सब कुछ है, लेकिन उसमें आपने पेट्रोल भी डाल दिया है, लेकिन वो पेट्रोल जब तक एनर्जी क्रिएट नहीं करेगा, इंजन में जाके एक फंक्शन होता है ना जिससे एनर्जी क्रिएट होती है और फिर कार चलना शुरू हो जाती है। वही आत्मा की शक्ति उसी को कह सकते हैं ना, चेतना या आत्मा की शक्ति। कॉन्शियसनेस और एनर्जी, एनर्जी का और सूक्ष्म रूप कॉन्शियसनेस है, ऐसा कह सकते हो। हाँ वही जो, हाँ जो डॉक्टर्स क्योंकि या साइंस नहीं पकड़ एनर्जी क्या पाता होता है, वही देखिए आत्मा है, क्योंकि चेतना और एनर्जी, आत्मा, ये तीनों अलग हैं। देखिए जैसे अभी आप अपने 4 साल पीछे जाइए, अपने आप को लेके जाइए, आपको ये सब मालूम था कि कुछ ईड़ा होती है, कुछ पिंगला होती है, या कोई नर्वस सिस्टम होता है, या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मालूम था क्या? नहीं मालूम था। लेकिन आप खाना खा रहे थे तो डाइजेस्ट हो रहा था ना, है ना। तो ये ऊर्जा है जो ऑटोमेटिक काम कर रही थी, आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो। लेकिन जब आप इसके प्रति अवेयर हुए तब आपकी चेतना काम कर रही है। ठीक है, जैसे ब्रेन में बोलते हैं ना कि ब्रेन 1% या 10% ही एक्टिवेट है, 100 में लेते हैं। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं ना कि 10 भाग है तो 1 भाग ही एक्टिवेट है, तो वो 1 भाग में ऊर्जा भी है और चेतना भी है, मतलब जीवन भी है और चेतना भी है। और जो बचे हुए 9 भाग हैं उनमें ऊर्जा भी है, जीवन भी है, लेकिन चेतना नहीं है। क्योंकि चेतना ही वो चीज होती है जो एनर्जी को डायरेक्शन देती है। तो जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या मान लीजिए वेंटिलेटर पे रहता है, तो उसमें जीवन तो है और ऊर्जा भी है, क्योंकि उसके जो सिस्टम है वो अगर हेल्दी है या ठीक है तो वो अपना फंक्शन कर रहे हैं लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं। ठीक है, तो इनको जितना अच्छा, जितना डिटेल में हम समझेंगे उतना अच्छा हम हेल्थ पे काम कर पाएंगे। और मैम जो वो मानव का जो एवोल्यूशन जो दिखा रहे हैं, तो वो कौन से दर्शन में है? अपन तो अब जैन दर्शन का माने तो वो साइंस तो, के अकॉर्डिंग है वो, हाँ कौन से? साइंस के अकॉर्डिंग है। अच्छा ये साइंस के अकॉर्डिंग आपने साइंस के बताया, बाकी शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो वो चीज नहीं है। ठीक है, साइंस बोल रहा तो अपन वो जैसे बोल रहा है एक बार कर मान लेते, ठीक है, क्योंकि उसी में आए ना होमो इरेक्ट, फिर होमो सेपियन। साइंस में आप देखेंगे तो वो जो एक बोलते हैं ना कि वन मानुष से धीरे धीरे जो पूरा तो वो इवॉल्व। ये है कि जैसे कि ये लोग छठे काल को, जैसे अपन छठे काल में मनुष्य अपने इसी तरह के रहते, क्योंकि कपड़े नहीं है और नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे इतने छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो पंचम काल, और जैसे जैसे छठा काल और आगे बढ़ता है ना, उत्सर्पिणी, तो वो थोड़ा बढ़ते जाता है, तो उसको इससे रिलेटेड कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। मैं हाँ हमेशा बोली ना, देखिए टर्म्स अलग हो सकती हैं लेकिन चीजें वही हो रही हैं।
टर्म्स हो सकती है अलग है कि वो उसको कोई और नाम दे रहा है, हम कोई और नाम दे रहे हैं। ठीक है सविता जी। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही थी जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम काफी मेन है, तो इसके लिए कौन सा हमें चक्र पे काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? आप बताइए डायबिटीज किस कारण होती है? पेनक्रियाज, पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज में जो इंसुलिन बीटा सेल्स होती हैं उनका काम होता है इंसुलिन को सीक्रेट करना। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, और जब वो उसे कम या ज्यादा सीक्रेट करने लगती है ना, तो वो बीमार हो जाती है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पेनक्रियास पे आपको काम करना पड़ेगा। पेनक्रियास कहाँ पर है, किस चक्र के पास है? मणिपुर के पास, नाभि के पास होगा ना पेनक्रियास, कहाँ होगा, है ना? तो आपको मणिपुर चक्र पे काम करना पड़ेगा। अब यदि मान लीजिए वो इंसुलिन को कम सीक्रेट कर रही है, तो मतलब आपको मणिपुर चक्र की एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, और अगर वो अधिक सीक्रेट कर रही है तो आपको उसकी एनर्जी को कम करना होगा। ठीक है, आज जैसे अरम ध्यानियों की पांचों मुद्राएं हो गई, तो ये पांचों मतलब ये अपनी सारे ग्लैंड्स पे ही काम कर रही है। ये जो पहले शक्ति केंद्र में अपन बोलते हैं ना, इससे हमारे पेट संबंधी, शुगर संबंधी विकार दूर होते हैं, जो बेनिफिट्स में अपने अपने पढ़े हैं ना, तो यही निचोड़ यही है। और देखिए आत्म पंच मुद्रा ही नहीं, आप कोई भी आसन करिए। जैसे कोई भी अभी आप आसन। बैठे हैं तो अभी भी आपका कोई एक चक्र इफेक्ट हो रहा है। आप बैठे हैं, आपके नीचे मूलाधार पे प्रेशर आ रहा है लगातार, तो कोई भी आसन में हम जाएं तो कोई ना कोई चक्र को वो इफेक्ट करता ही है। ठीक है प्रीति जी। थैंक यू मैम, बहुत वास्ट था और थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है ना, मेड आ जाती है साथ दोनों एक साथ, और भर 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 बर्तन में कितने ही मना करूं बट वो लोग अपने, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, तो वो एक सीक्वेंस जो था ना समझने का, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ मैम, मैं जैसे जनरली मैं फॉरेन के जो वीडियोस देखती हूँ डॉक्टर माइक एंड डॉक्टर मैट के का, तो उनके अकॉर्डिंग मतलब जो पीनियल ग्लैंड है वो इसको सहस्रार या सिद्धि केंद्र बोले, वो उसको एक्टिवेट करती है, और आज्ञा केंद्र या ज्ञान केंद्र बोलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड उससे रिलेटेड है। तो करेक्ट है ना मैम? हाँ करेक्ट है। जी एक्चुअली ये दोनों बहुत पास पास है ना, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो क्या होता है, जितना अंतर कम होगा ना उतना सब एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। जैसे यदि आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र लो तो इनमें डिस्टेंस इतना हो जाएगा कि आप आज्ञा चक्र के लिए कुछ काम करेंगे तो वो मणिपुर पे इफेक्ट करेगा, लेकिन कम परसेंटेज कम होगा। लेकिन आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र इतने आसपास हैं, या जैसे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र, कि आप एक पे काम करेंगे तो ये दूसरे को इफेक्ट करेगा ही, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है दोनों के बीच का। मैम, थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग मिल जाए ना, तब प्रैक्टिकल एग्जाम उसके बाद स्टार्ट हो तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नहीं आप बहुत चिंता मत करिए, बार बार सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आप बिल्कुल इस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए कि ये मुझे याद करना है। उस स्ट्रेस में आप कभी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, स्ट्रेस नहीं लिया, बट जैसे अभी 2 दिन की क्लास थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये डिटेलिंग अच्छी हो गई, तो उसको बस याद करने के लिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, वो धीरे धीरे, और सारा याद करने की जरूरत नहीं है, हम एक 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 सीढ़ी उतरते जाएंगे तो मैडम धीरे धीरे स्ट्रेस धीरे नहीं हो धीरे रहा, डीप में इंटरेस्ट आ जाएंगे। रहा है, तो लग रहा है कि रिकॉर्डिंग सुन के और उसको डीप में जाए। मैं करती हूँ कोशिश इस हाँ वीक जी, में डाल। मंडे को जैसे अब मेरा ऑफ रहेगा, तो हमें ना स्ट्रेस नहीं हो रहा इस चीज का कि भाई हमारा रह गया, ये रह रहा है कि इंटरेस्ट इतना डेवलप हो रहा है कि दिन में भी 3-4 बार सुन लें इसको। कोई दिक्कत, मैं कोशिश करती हूँ, अभी सैटरडे संडे फ्री रहूंगी ना तो उसमें मैं करती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज हो रही है, इस कारण से शायद दिक्कत हो रही है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करें। थैंक यू मैम।